वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने एक 11th का एक चैप्टर जो है एनिमल किंगडम, जंतु जगत जो है स्टार्ट किया था, जिसकी हम लोगों ने 2 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और इन 2 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने वर्गीकरण के आधार जो है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस किए थे। उसके आगे आज हम लोग शुरू करेंगे जितने भी नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम्स है, जितने भी नॉन कॉर्डेट्स के संघ जितने भी हैं, उनको एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एक मैं आपके सामने आइडिया बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि होता क्या है। देखना बेटा, जितने भी एनिमल्स है ना, जितने भी एनिमल्स है, जितने अपने सिलेबस के अंदर है, इन एनिमल्स को बेसिकली 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया हुआ है, 2 में। ठीक है, एक क्या है बेटा? एक है नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, और दूसरा कौन सा है बेटा? दूसरा है आपके कॉर्डेटा। एक तो क्या है नॉन कॉर्डेटा और दूसरा क्या है कॉर्डेटा। बेटा, नॉन कॉर्डेटा के अंदर क्या होता है कि नॉन कॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है ना, नोटोकॉर्ड वह एब्सेंट होती है। वह क्या होती है? एब्सेंट होती है। पृष्ठ रज्जु इन जंतुओं के अंदर क्या होती है? पृष्ठ रज्जु जो होती है वह अनुपस्थित होती है। इनके अंदर पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होती है, जबकि कॉर्डेटा के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर नोटोकॉर्ड जो होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड क्या होगी? प्रेजेंट होती है, पृष्ठ रज्जु उपस्थित होती है। हालांकि लास्ट क्लास के अंदर भी हम लोगों ने इस चीज को एक बार डिस्कस कर लिया था कि ऐसे जंतु जिनके अंदर पृष्ठ रज्जु उपस्थित होती है उन्हें तो हम लोग बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा, और अनुपस्थित होती है उनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा, और जिनके अंदर उपस्थित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्डेटा। ओके, अब देखना बेटा, इसको हम लोग कॉर्डेटा को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा की हम लोग बात करेंगे, नॉन कॉर्डेटा। देखना बेटा, नॉन कॉर्डेटा के अंदर यूं तो देखा जाए तो टोटल 10 जो है फाइलम है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर जो है वह 9 फाइलम जो है, सॉरी 10 के 10 सिलेबस के अंदर हमारे अंदर है। प्रोटोजोआ को अभी इसके अंदर सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, नॉन कॉर्डेटा के अंदर सबसे पहला जो फाइलम है, देखना मैं पहले पूरे सभी फाइलम्स के नाम लिख लेता हूं बेटा। पहला फाइलम है पोरीफेरा। क्या है बेटा? पोरीफेरा, जिसको हिंदी के अंदर भी पोरीफेरा ही लिखते हैं। पोरीफेरा के बाद आता है बेटा निडेरिया। यहां पे ध्यान रखने योग्य यह बात है कि निडेरिया के अंदर सी जो है वो साइलेंट है, और निडेरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिलेंट्रेटा बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? सिलेंट्रेटा। क्या बोलते हैं? निडेरिया को ही हम लोग सिलेंट्रेटा बोलते हैं, सिलेंट्रेटा। निडेरिया और सिलेंट्रेटा के बाद जो थर्ड फाइलम आता है दैट इज टीनोफोरा। दैट इज व्हाट? टीनोफोरा। इसके अंदर भी सी साइलेंट है बेटा, टीनोफोरा, टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद अगर हम लोग बात करें तो अगला जो फाइलम आता है वो आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। कौन सा होता है बेटा? प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद अगर हम लोग बात करें तो एसके हेल्मिन्थीज, फिर एनेलिडा, आर्थोफोडा। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद एसके हेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज। एसके हेल्मिन्थीज के बाद आता है बेटा एनेलिडा। एनेलिडा के बाद आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का। मोलस्का के बाद आता है एकाइनोडर्मेटा, और लास्ट जो होता है वह है हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो ये बेटा 10 फाइलम जो है हमारे सिलेबस के अंदर है। एक एक फाइलम को हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इनको बेटा हिंदी में भी यही कहा जाता है, इसलिए मैंने इनका हिंदी नहीं लिखा है। क्या है बेटा? पोरीफेरा।
पोरिफेरा के बाद निडेरिया या सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी एल्मंथीज, एसके एल्मंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा। बेटा जब हम लोग इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो ध्यान रखना, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी या जिसे हम लोग बोलेंगे जटिलता, जटिलता जो है वह बढ़ती जाती है। जटिलता जो है वह क्या होगी बेटा, बढ़ती जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी जो है इंक्रीजेज होती है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जैसे जैसे हम लोग पोरिफेरा से सिलेंट्रेटा की तरफ बढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा से टीनोफोरा की तरफ आएंगे, टीनोफोरा से प्लेटी एल्मंथीज की तरफ आएंगे, प्लेटी से एस्के एल्मंथीज, एस्के से एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और लास्ट में हेमिकोडेटा तक जाएंगे। तो ऐसे ऐसे क्या होगी, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वह बढ़ती जाती है। क्लियर है बेटा। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नॉन कॉर्डेटा का पहला फाइलम। उस फाइलम का नाम है बेटा पोरीफेरा। बहुत ही शानदार वाले एनिमल्स है बेटा पोरीफेरा। क्या है बेटा, पोरीफेरा। हिंदी में भी इसको क्या लिखते हैं बेटा, पोरीफेरा लिखा जाता है। देखना बेटा, कोई भी फाइलम अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो दो तीन चीजें उस संघ के बारे में, फाइलम के बारे में ध्यान रखना कि उस फाइलम के मुख्य लक्षण कौन से हैं। मुख्य लक्षण हमें याद होने चाहिए, एग्जाम्पल याद होने चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आता है, लेकिन फिर भी हमें जनरल कैरेक्टर्स जो है वो भी याद रखने हैं। ठीक है, तो पोरीफेरा का मुख्य कैरेक्टर अगर हम लोग देखें, मेन कैरेक्टर की बात करें तो पोरीफेरा को हम लोग बेटा पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। छिद्र युक्त प्राणी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, छिद्र युक्त जीव या छिद्र युक्त प्राणी जो है इनको कहा जाता है। क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि इनके शरीर पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं बेटा, छोटे छोटे छेद उपस्थित होते हैं। तो पोरीफेरा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको यही ध्यान रखना है, पोर बियरिंग एनिमल्स। पी का मतलब पोरीफेरा, पी का मतलब पोर बियरिंग एनिमल्स। अब इनके बारे में बात करते हैं। ये देखो बेटा, ये एक पोरीफेरा का एग्जाम्पल है। इसके शरीर पर आप लोग यहां पर ध्यान से देखो तो आपको छोटे छोटे जो है वह पोर दिख रहे हैं। इन्हीं के कारण इनको हम लोग पोरीफेरा के अंदर रखते हैं। बेटा पोरीफेरा को सामान्य नाम क्या होता है, इनको सामान्य नाम इनका होता है स्पंज। क्या बोलते हैं बेटा, इनको स्पंज कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा स्पंज जो होता है, स्पंज जिसे कई लोग स्नान करने में काम में लेते हैं, कुर्सियों के अंदर भी स्पंज लगाया जाता है, बेड वगैरह के अंदर भी स्पंज लगाया जाता है। बेड के ऊपर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, उस स्पंज के अंदर ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर आपको छोटे छोटे पोर या छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे। इसी कारण इन जंतुओं को भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्पंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पंज कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि इनको पोरीफेरा को सामान्यतः क्या कहा जाता है, पोरीफेरा को बेटा सामान्यतः कहा जाता है स्पंज। बेटा ये जो जीव होते हैं, ये जीव समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, मतलब खारे पानी के जीव होते हैं, सॉल्टी वाटर के अंदर होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं समुद्री होते हैं या मैराइन एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, जनरली ये मैराइन होते हैं, लवणीय जल के अंदर या खारे पानी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इनके सिमेट्री की बात करें तो मोस्टली ये कैसे होते हैं बेटा, एसिमेट्रिकल या असममित प्राणी होते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब इनके शरीर में केंद्र से गुजरने वाली कोई भी ऐसी रेखा नहीं होती जिससे के द्वारा इसको दो बराबर और एक समान भागों में बांटा जा सके। तो ये कैसे प्राणी है बेटा, असिमेट्रिकल या असममित प्राणी है। देखो बेटा, पोरीफेरा से पहले का एक फाइलम होता था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर है जीव उनको रखा गया। तो मल्टीसेलुलरिटी मतलब बहुकोशिकीय अवस्था जो है वह कहां से शुरू हुई, वह शुरू हुई पोरीफेरा से। ध्यान से देखना बेटा, क्या कह रहा हूं कि पोरीफेरा से पहले क्या होता है, एक आता है प्रोटोजोआ। वो है नहीं अपने सिलेबस के अंदर, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। प्रोटोजोआ के अंदर क्या है, यूनिसेलुलर। प्रोटोजोआ के अंदर यूनिसेलुलर एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। यूनिसेलुलर लिख लेते हैं हम लोग, एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, एक कोशिकीय प्राणियों को रखा गया है। प्रोटोजोआ के बाद आता है बेटा पोरीफेरा। क्या आता है,
पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर कौन है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब इसके बाद प्रोटोजोआ के बाद ऑल, इसके बाद क्या है बेटा? ऑल फाइलम। ऑल फाइलम जो है वह किसके हैं? मल्टी सेलुलर के हैं, सभी मल्टी सेलुलर के अंदर। तो मुझे बताओ बेटा, पोरीफेरा जो होंगे वह सबसे सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फाइलम होगा क्या सर? बिल्कुल सही बात है। पोरीफेरा जो होंगे ना, ये क्या होगा? सिंपलेस्ट। ये क्या होंगे बेटा? सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स का जो फाइलम है, सबसे साधारण, सबसे सिंपलेस्ट बहुकोशिकीय जीव जो है उनको किस पे अंदर रखते हैं? पोरीफेरा के अंदर रखा गया है। क्लियर है बेटा? वापिस क्या कहा? पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग एनिमल्स। क्या होता है बेटा? पोर बियरिंग एनिमल। लिख लेते हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स। छिद्र युक्त प्राणी क्या बोलते हैं बेटा? छिद्र युक्त प्राणी इनको कहा जाता है। इनके शरीर पर छिद्र उपस्थित होते हैं। दूसरा कहा, ये सभी जीव कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। एक जीव है जो फ्रेश वाटर का, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। स्पंज इनको कहा जाता है। छिद्र युक्त प्राणी होते हैं, सामान्यतः समुद्री होते हैं। जनरली सामान्यतः क्या, बिल्कुल सामान्य, सभी जो है अधिकांश जो है वह समुद्री या मैराइन होते हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार की सममिति नहीं पाई जाती। ना तो इनके अंदर अरीय सममिति होती है, ना द्विपार्श्व सममिति होती है। कहने का मतलब इनके शरीर में केंद्र से गुजरने वाली एक भी ऐसी रेखा नहीं होती जिसके द्वारा इसको दो बराबर और एक समान भागों में बांटा जा सके। तो कैसे होंगे? ये असममित प्राणी होंगे। इनका ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इनके संगठन की बात करें, तो अभी हमने कहा यह प्रिमिटिव या आद्य बहुकोशिकीय प्राणी है। प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, जिसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। हमने क्या कहा था कि पोरीफेरा से जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे, जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वह बढ़ती जाती है। तो सबसे सिंपल जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वह होता है कोशिकीय स्तर का सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें पोरीफेरा के अंदर देखने को मिलता है। फिर देखो बेटा, अगली बात करें तो बेसिकली एक पोरीफेरा के अंदर एक इंपोर्टेंट उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है, इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं? कैनाल सिस्टम बोलते हैं या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। ध्यान से देखना बेटा, यहां पे एक नई हेडिंग के रूप में लिखूंगा, यह पोरीफेरा का महत्वपूर्ण लक्षण है, इसलिए कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम या जिसको हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं बेटा नाल तंत्र या जल परिवहन तंत्र। हिंदी में और क्या लिखते हैं बेटा? जल परिवहन तंत्र हम लोग लिखते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जल परिवहन तंत्र लिखते हैं, जल परिवहन तंत्र लिखते हैं। इसके बारे में बात करें बेटा तो जल परिवहन तंत्र या कैनाल सिस्टम पोरीफेरा संघ के प्राणियों का अति महत्वपूर्ण लक्षण है। क्या है बेटा? लिखिएगा, पहला पॉइंट क्या है कि यह पोरीफेरा संघ के प्राणियों का अति महत्वपूर्ण लक्षण है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। अब ये सिस्टम क्या होता है देखना बेटा, मैं कह रहा हूं कि ये एक एनिमल है, ठीक है। अब इस एनिमल में क्या होता है कि इस एनिमल के शरीर पर छोटे छोटे छेद होते हैं। ये क्या है बेटा? छोटे छोटे छेद है,
इस शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये क्या हो गए बेटा, स्मॉल पोर होंगे, स्मॉल पोर्स, छोटे छिद्र। इन छोटे छिद्रों को हम लोग बोलेंगे बेटा ऑस्ट्रिया। क्या बोलेंगे बेटा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रिया। और एक बड़ा छिद्र होता है, एक क्या होता है बेटा, बड़ा छिद्र होता है, लार्ज पोर होता है, और इस लार्ज पोर को बोलते हैं बेटा ऑस्क्यूलम, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। बेटा एक्चुअली क्या होता है, इस ऑस्टिया की सहायता से इसके शरीर के अंदर जल प्रवेश करता है, वाटर जो है एंटर करता है। ऑस्टिया की सहायता से क्या होगा, वाटर एंटर्स इन द बॉडी, और ऑस्कुलम की सहायता से वाटर एग्जिट फ्रॉम बॉडी। क्या होगा बेटा, ऑस्टिया की सहायता से क्या होगा, वाटर एंटर्स इन बॉडी, एंटर्स इन बॉडी, और ऑस्कुलम की सहायता से वाटर एग्जिट फ्रॉम बॉडी। तो बेटा वाटर के साथ जितनी भी फूड है, गैसेस जो है, वह भी ऑस्टिया की सहायता से बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगा, और ऑस्कुलम की सहायता से वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट गैसेस जो है वह बॉडी से बाहर निकल जाएगी। यह पूरा जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग नाल तंत्र। क्या बोलते हैं, नाल तंत्र। स्लाइड की सहायता से बहुत ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखो बेटा, ये एक स्पंज या एक पोरीफेरा का एनिमल है, जिसके अंदर आप लोगों को एक यहां पर एक बहुत बड़ा छेद दिखाई दे रहा है। इस छेद को हम लोग क्या बोलेंगे, इस छेद को हम लोग बोलेंगे बेटा ऑस्कुलम। बड़ा है इसलिए ऑस्कुलम, बड़ा है इसलिए इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, ऑस्कुलम। और आप लोग ध्यान से देखो कि यहां पर छोटे छोटे जो है पोर और दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे पोर और दिखाई दे रहे हैं। इन पोर्स को हम लोगों ने क्या बोल दिया बेटा, ऑस्ट्रिया। क्या बोल दिया बेटा, ऑस्ट्रिया। इन पोर्स को हम लोगों ने बोल दिया, ऑस्ट्रिया नहीं होता, ऑस्ट्रिया होता है बेटा। मैंने शायद कहीं गड़बड़ लिख दिया, ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रिया बोलते हैं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया की सहायता से क्या होगा, छोटे छोटे पोर होते हैं जिनकी सहायता से शरीर के अंदर जल क्या होता है, प्रवेश करता है। यह एक कैविटी है, यह क्या है, एक कैविटी है। इसको बोलेंगे हम लोग बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। और बॉडी कैविटी किसकी है, स्पंज की है, इसलिए इसको हम लोगों ने नाम दे दिया स्पंजोसील। क्या बोल दिया बेटा, स्पंजोसील नाम लोग दे दिया। स्पंज गुआ जो है वह हम लोगों ने इसका नाम रख दिया। अब देखो, ऑस्टिया की सहायता से वाटर बॉडी के अंदर एंटर करेगा, स्पंज गुआ से होता हुआ ऑस्कुलम की सहायता से बाहर निकल जाएगा। तो जल के अंदर, जब जल अंदर आएगा, वाटर जब इसके अंदर आएगा, तो वाटर के साथ में जितना भी फूड मटेरियल है वह इसके अंदर एंटर करेगा, जितनी भी रेस्पिरेटरी गैसेज है वो इसके अंदर एंटर करेंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो इसके अंदर एंटर करेंगे। वाटर के साथ फूड आया, स्पंजोसील के अंदर आया, और ऑस्कुलम की सहायता से वाटर क्या होता है, बाहर निकलता रहता है। इस तरीके से ये सिस्टम जो है चलता रहता है। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कैनाल सिस्टम या नॉल तंत्र बोलते हैं। क्या कह रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझा देता हूं कि ऑन द एनिमल, ऑन द बॉडी ऑफ दिस एनिमल स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड एज ऑस्ट्रिया, and a large pore is there which is called as osculum. With the help of ostia, water enters in the body along with food, nutrients, etc., respiratory gases also, and these water enters into the body cavity, and the body cavity of sponge is called as spongocoel. Then water exits from a large pore, that is called as osculum. So this system is helpful in respiration as well as nutrition, food gathering, and also for removal of waste. Is that clear? देखना बेटा, ये क्या है बेटा, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम है। ये क्या है, इट इज एक्सट्रीमली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। जल परिवहन तंत्र या नाल तंत्र पोरीफेरा संघ के प्राणियों का विशिष्ट लक्षण है, जो किस काम में सहायता करता है, यह आहार को ग्रहण करने में, श्वसन के अंदर, और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। क्या कहते हैं कि स्मॉल पोर्स ऑन बॉडी वॉल, स्मॉल पोर्स यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, स्मॉल पोर्स ऑन बॉडी वॉल कॉल्ड एज ऑस्टिया। इसकी शरीर पर छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं
ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया किसमें खुलता है? इसकी बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है, बॉडी के अंदर कैविटी है, कैविटी किसकी है? स्पंज की है, इसलिए उसको क्या बोल दिया हमने? स्पॉन्जोसील। सूक्ष्म रंध्र की सहायता से जो वाटर है, जो जल है वह ऑस्टिया की सहायता से स्पॉन्जोसील के अंदर आएगा। स्पॉन्जोसील से होते हुए ऑस्कुलम से आउटसाइड द बॉडी निकल जाएगा, आउटसाइड बॉडी ऑस्कुलम। ये क्या होता है बेटा? ऑस्कुलम जो है वह लार्ज पोर है, लार्ज पोर है। तो यह जो सिस्टम है, यह पूरा सिस्टम जो है वह कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है, जो पोरीफेरा संघ के प्राणियों का अति महत्वपूर्ण लक्षण होता है। क्लियर है? क्या अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहला, पोरीफेरा को हम लोग बोलते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स या छिद्र युक्त प्राणी या छिद्रित प्राणी। क्यों? क्योंकि इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। समुद्री प्राणी है, सामान्यतः इनको स्पंज कहते हैं, एसिमेट्रिकल है, असममित है, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्रिमिटिव बिल्कुल आद्य बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। इनके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या जिसको हम लोग बोलते हैं कैनाल सिस्टम। अब कैनाल सिस्टम क्या होता है कि कैनाल सिस्टम के अंतर्गत इसके शरीर पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया, और एक बड़ा छेद होता है जिसको बोलते हैं ऑस्कुलम। ऑस्टिया की सहायता से वाटर बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो वाटर के साथ जो भी पानी के अंदर, मैराइन वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, वो रेस्पिरेटरी गैसेज है, वो भी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। और बॉडी के अंदर एक कैविटी हुई, उस कैविटी का नाम रख दिया हमने स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील से वाटर वापस ऑस्कुलम के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है, उसके साथ उसका वेस्ट मटेरियल, रेस्पिरेटरी वेस्ट जो भी है वो इसके साथ बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब जो जल तंत्र है ना, ये जल तंत्र आपके बेटा किसके अंदर सहायता करता है? यह वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या जल परिवहन तंत्र जो है वह आपके श्वसन के अंदर, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने में और एक्सक्रेशन के अंदर भी सहायता कर रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, चलते हैं आगे। फिर देखो बेटा पोरीफेरा के अंदर, बेटा पोरीफेरा का दूसरा लक्षण कि इसके अंदर विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है, जिसको हम लोग कोलार सेल्स या कोइनोसाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोलार सेल्स या कोइनोसाइट्स, कोइनोसाइट्स या कोलार सेल्स, जो क्या करती है? लाइन द स्पॉन्जोसील एंड दी कैनाल्स। ये आपको दिख रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज कोलार सेल्स, या इसको हम लोग बोलते हैं कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, कोलार की जगह कॉलर सेल्स हिंदी में भी कई लोग बोलते हैं। तो जो भी है एक्सप्लेनेशन, यू नो वेरी वेल दैट योर इंग्लिश इज सो गुड देन मी, ठीक है, लेकिन बायोलॉजी बहुत अच्छी आपको मैं कवर अप करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब इसको कोइनोसाइट्स जो होती है, कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स जो होती है, वह स्पॉन्जोसील को अंदर की तरफ से और कैनाल सिस्टम को अंदर की तरफ से कवर अप करने का, लाइन करने का काम करती है। स्पंज विशिष्ट कोशिकाएं जो होती है, इसको बोलते हैं कोइनोसाइट या कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स क्या करती है? स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करने का काम करती है। इनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। कैसा होगा? अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। इनकी बॉडी के अंदर, बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, छिद्रित प्राणी है तो बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन, बॉडी के अंदर कंकाल पाया जाता है, और ये जो स्केलेटन जो होता है वह स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर से, कंटिकाओं से या स्पॉन्जिन तंतुओं से मिलकर बना होता है। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा कि कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती है, जो नाल तंत्र को आश्रित करके रखती है, कैनाल सिस्टम को आश्रित करके रखती है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। बॉडी को सपोर्ट करने के लिए स्पॉन्जिन फाइबर या स्पाइक्यूल से बना हुआ स्केलेटन सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। और देखना बेटा, इनका जो कंकाल तंत्र है, आप लोग कभी भी गूगल के अंदर देखिएगा तो गूगल के अंदर इनके डायग्राम्स देखना, इनके मृत जो शरीर होते हैं उनका स्केलेटन इतना बेस्ट दिखता है कि लोग उसे एज अ गिफ्ट, मतलब शादी वगैरह के अंदर, बर्थडे वगैरह के अंदर एक रॉयल गिफ्ट माना जाता है, बिल्कुल रॉयल गिफ्ट, ठीक है ना, बहुत ही शानदार दिखता है। ठीक है, आगे अगर डायग्राम होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। सेक्स की बात करें, इनमें ये जो प्राणी होते हैं इनके अंदर नर
और मादा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मतलब डिफरेंशिएशन नहीं है, ये सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं, ये हर्मेफ्रोडाइट है। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या है, एक ही जीव के अंदर नर और मादा जनन संरचनाएं जो होती है वह उपस्थित होती है। सेक्स आर नॉट सेपरेट, एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। अंडे और शुक्राणु एक ही प्राणी शरीर के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अलैंगिक जनन इनमें विखंडन के द्वारा होता है। एक प्राणी है, यह दो भागों में बट गया, दोनों क्या होंगे बेटा, नया जीव बना देंगे। अगर लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन इनके अंदर युग्मकों के द्वारा होता है, गैमीट्स के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन इसके अंदर आंतरिक या निषेचन जो होता है वह इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल या निषेचन जो होता है वह आंतरिक होता है। आंतरिक का मतलब क्या होता है, शरीर के भीतर जो होता है, इनसाइड दी बॉडी, इनसाइड दी बॉडी जो है आपको देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट देखें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, अप्रत्यक्ष भ्रूण परिवर्तन का मतलब क्या होता है, हमने बताया भी था कि जब लार्वा अवस्था जो है उसके पहले जो एम्ब्रियो है वह क्या बनाएगा, लार्वा बनाएगा, और लार्वा जो है आगे चलकर नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। क्या होगा बेटा कि सबसे पहले जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो आगे चलकर लार्वा बनाएगा, और लार्वा आगे चलकर क्या बनाएगा बेटा, एडल्ट का निर्माण करता है। एक चीज और बेटा मैं शुरुआत में कहना आपको भूल गया, आपको बता दूं, द मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट के अंदर बायोलॉजी की बेसिकली मैं बात करूंगा तो बायोलॉजी के अंदर आपको प्योर एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। एनसीईआरटी के अलावा ना तो किसी कंपटीशन के अंदर कुछ आता है, ना ही मैं बच्चों के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपको बायोलॉजी के अंदर केवल एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, इसलिए मैं कोई लार्वा का यहां पर नाम नहीं लिखूंगा। अलग अलग नोट्स, मैं किसी इंस्टीट्यूट के नाम नहीं लेता, अलग अलग नोट्स के अंदर आपको यहां पर, मुझे भी काफी याद है, ठीक है, काफी याद है, याद भी नहीं है तो क्या है, लिख के लाऊंगा, पढ़ा दूंगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक भी लार्वा हमारे यहां पर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं नहीं लिखता। बस आपको यह ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, भ्रूण जो है वो पहले लार्वा बनाएगा और लार्वा जो है आगे चलकर वयस्क या एडल्ट का निर्माण करता है। फिर देखो बेटा बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, बहुत ही शानदार। ये देखो बेटा कितने प्यारे दिख रहे हैं। 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, तीनों ही आपको याद रखने हैं। एक है बेटा साइकन, या जिसको बोलते हैं स्काइफा। पहला एग्जाम्पल क्या है, साइकन या स्काइफा, इस तरीके से दिखता है। ये है स्पॉन्जिला, मैंने कहा था ना बेटा ये मैराइन होते हैं, ये क्या होता है, मैराइन होते हैं। लेकिन ये कैसा है बेटा, ये है फ्रेश वाटर स्पंज। स्पंजिला जो है आपको ध्यान रखना, स्पंजिला जो होता है वह फ्रेश वाटर स्पंज होता है, फ्रेश वाटर का स्पंज है, ठीक है बेटा, इसलिए यह पूछा जा सकता है, ठीक है। यू स्पंजिया या जिसको हम लोग बोलते हैं बात स्पंज। बेटा देखना, अगर हम लोग कभी अच्छी कोई हाई-फाई होटल के अंदर जाते हैं ना, तो होटल के अंदर 5 स्टार अगर होटल है या कुछ बढ़िया होटल है, तो उसके बाथरूम के अंदर, स्नान घर के अंदर आपको एक मतलब ये पड़ा हुआ देखने को मिलेगा, जिसके द्वारा शरीर को सफाई की जाती है, स्नान किया जाता है इससे, ठीक है। मतलब ये बेसिकली मैल उतारता है, तो जो भी बॉडी के ऊपर गंदगी होती है उसको रिमूव करने का काम करता है। इसको लेकर बॉडी के ऊपर रगड़ते हैं, इसलिए यू स्पंजिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज। क्लियर है बेटा। 3 एग्जाम्पल है, साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया। साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया। साइकॉन, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज है, और यू स्पॉन्जिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज कहते हैं। आगे बेटा मैं आप लोगों की बेहतर तैयारी हो इस कारण जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम्स है वो भी आपके लिए लेकर आया हूं। आपको ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं साइकॉन। क्या बोलते हैं बेटा, साइकॉन, साइकॉन, ठीक है। साइकॉन या साइकॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्काइफा। साइकॉन को क्या बोलते हैं, स्काइफा, स्काइफा, स्काइफा। साइकॉन के बाद अगर हम लोग बात करें, ये है आपके यू स्पॉन्जिया। ये क्या है बेटा, यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाथ स्पंज। क्या बोलते हैं बेटा, बाथ स्पंज,
ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन्जिला। क्या बोलते हैं बेटा? स्पॉन्जिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्पॉन्जिला जो होता है वह आपके फ्रेश वाटर स्पंज होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। स्पॉन्जिला जो होता है यह कैसा है बेटा? यह आपके फ्रेश वाटर स्पंज होता है, फ्रेश वाटर स्पंज। स्वच्छ जलीय, स्वच्छ कैसे लिखते हैं रे? स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ जलीय स्पंज है, स्वच्छ जलीय स्पंज। तो ये बेटा हम लोगों ने पोरिफेरा जो है फाइलम को कंप्लीट कर दिया। उतना ही किया जितना एनसीईआरटी ने दे रखा। एक भी एनसीईआरटी का डेटा ना तो मिसिंग है ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा है। क्लियर है? इसी तरीके से चलेंगे आगे, बिल्कुल ठीक है ना, पक्का इसी तरीके से। एक भी चीज ना तो कम, ना तो एनसीईआरटी से कुछ ज्यादा, ना एनसीईआरटी से कम। क्लियर? ये हमारा टारगेट है। अगला फाइलम देखते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंट्रेटा या निडेरिया। क्या बोलते हैं बेटा? सिलेंट्रेटा या निडेरिया। ये भी बहुत अच्छा फाइलम है, देखते हैं हम लोग, बात करते हैं। हिंदी में लिख लेते हैं पहले, सिलेंट्रेटा या जिसको हम लोग बोलते हैं निडेरिया। क्या बोलते हैं बेटा? निडेरिया। देखते हैं बेटा, सिलेंट्रेटा या निडेरिया की बात करें, नाइडेरिया की बात करें, निडेरिया भी बोलते हैं, नाइडेरिया भी बोलते हैं। सबसे पहले इसके हैबिटेट की बात करें, इसके आवास की बात करें, तो ये भी कैसे होते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स है, जलीय प्राणी है, मोस्टली मैराइन होते हैं, समुद्री है, अधिकतर कैसे है? समुद्री है। समुद्री तो है, लेकिन यह समुद्र के साथ साथ एनसीईआरटी ने एक और पॉइंट लिख रखा है, या तो यह सेसाइल है या फ्री स्विमिंग है, या तो किसी जगह पर स्थावर रहेंगे या मुक्त रूप से एक जगह से दूसरी जगह पर तैरते हुए रहेंगे। अब यहां पर सिमेट्री शुरू हुई। सिमेट्री क्या है? पहली इसके अंदर अरीय सममिति होती है या रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। क्या होती है बेटा? रेडियल सिमेट्री। बेटा इसके शरीर में केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली कई रेखाएं होती है, जिसके द्वारा इसके शरीर को, एक से अधिक रेखा होती है जिसके द्वारा इसके शरीर को दो आइडेंटिकल और इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। इनके अंदर कैसी होती है? अरीय सममिति। पोरिफेरा के अंदर कैसे? असममित प्राणी थे, वह कैसे थे? मैराइन थे। ये भी कैसे हैं? मैराइन है। क्लियर है? सिमिलरिटी भी ध्यान रखनी है, डिसिमिलरिटी भी ध्यान रखनी है। बेटा देखना, निडेरिया या सिलेंट्रेटा वर्ड जो है वह कहां से निकला? बेसिकली यह वर्ड जो है निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स से आया है। निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स, इसकी बॉडी के ऊपर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स, ये आपको टेंटिकल्स दिख रहा है, इनकी बॉडी के ऊपर और टेंटिकल के ऊपर एक विशेष प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है, जिस सेल्स को हम लोग निडोब्लास्ट या इसी सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? निडोसाइट बोलते हैं। देखिएगा बेटा ध्यान से, ये जो आपको सेल दिख रही है, ये जो सेल आपको दिख रही है, आई थिंक दिख रही है, दैट इज व्हाट इट इज, निडोब्लास्ट। ये कोशिका कौन सी होती है? निडोब्लास्ट। अब देखो बेटा, इसके अंदर भी इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा दिखा दूं कि इसके अंदर ट्रैपिंग के काम आता है, ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने में। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप लोग कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि हम आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाते नहीं, अभी आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो। बच्चे तो कह भी सकते हैं, बच्चे नहीं तो कोई और कह देगा, इसलिए हम लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं चलेंगे। क्लियर है? देखना बेटा, ये कट गया, इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। इसका जो निडोब्लास्ट जो सेल्स है, निडोब्लास्ट सेल्स है या जिसको निडोसाइट्स कहते हैं, इसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निडेरिया कहते हैं। और ये जो निडोब्लास्ट सेल्स होती है, ये जो निडोसाइट सेल्स होती है, यह इसकी बॉडी के ऊपर और बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले जो कंटंक होते हैं, या जिसको हम लोग दंश क्या बोलते हैं? दंसिका टेंटिकल्स होते हैं, उनके ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि यह नाम नाइडोब्लास्ट या दंश कोशिकाओं जिनमें दंसिका या निमेटोसिस्ट होते हैं से बना है। निडोसाइट या दंश को कई बार क्वेश्चन पूछा है बेटा कि दंश कोशिकाएं किस प्राणी का महत्वपूर्ण लक्षण है? दंश कोशिकाएं या निडोब्लास्ट या निडोसाइट जो है वह निडेरिया या सिलेंट्रेटा का महत्वपूर्ण लक्षण है। कोलर सेल्स किसकी है? कोलर सेल्स अभी हमने पढ़ा किसकी है बेटा? पोरिफेरा का है। ठीक है, अब ये निडोसाइट क्या करता है? देखो बेटा, ये इससे एक बाहर की तरफ आपको एक चाबुक के जैसे संरचना निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगर नहीं दिख रही है तो मैं वापस इसको कलर कर लेता हूं। ये पहली, ये वाली, ठीक है, तो ये वाली आप देखो ना, ये बहुत शानदार दिख रही है।
ये देखो इस प्रकार से। तो यह क्या करता है, यह इसकी सहायता से या तो किसी जगह पर चिपकने में, कोई बेस है उससे चिपकने में, या अपनी रक्षा करने में, या शिकार को पकड़ने में दंश कोशिकाएं जो होती है वह हेल्पफुल होती है। क्या काम करती है बेटा, एनकरेज के अंदर काम करती है, डिफेंस के अंदर काम में आती है। एनकरेज के अंदर मतलब किसी जगह पर चिपकने में, सुरक्षा के अंदर या शिकार को पकड़ने में, यह जो है दंश कोशिकाएं जो होती है काम में आती है। क्लियर है कहानी? कि सर क्लियर है, आगे चलिए। इसके अंदर पोरीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल या कोशिकीय स्तर था, तो अब कोशिकीय स्तर से आगे की तरफ बढ़ो तो इसके अंदर टिश्यू लेवल का या उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। क्लियर है? डिप्लोब्लास्टिक द्विकोरकी प्राणी होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है? डिप्लोब्लास्टिक में हमने पढ़ा था कि जनन स्तर जो है होता है उसके अंदर दो तरह के स्तर होते हैं। बाह्य स्तर को बोलते हैं एक्टोडर्म, आंतरिक स्तर को बोलते हैं एंडोडर्म। बाह्य स्तर को एक्टोडर्म, आंतरिक को एंडोडर्म। किसी भी तरह का मेसोडर्म नहीं होता, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक या द्विकोरकी प्राणी कहा जाता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, पाचन तंत्र की बात करें, तो इसके अंदर एक सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है। सेंट्रल केंद्रीय जठर संवहनी गुहा क्या पाई जाती है बेटा? केंद्रीय जठर संवहनी गुहा जो होती है इसके अंदर पाई जाती है विथ अ सिंगल ओपनिंग माउथ और ऑन हाइपोस्टोम। ये इसके अंदर एक कैविटी है। ये देखो बेटा आप लोग कैविटी देखने को मिल रही है। इस कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस कैविटी को हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या जठर संवहनी गुहा। जठर संवहनी गुहा के अंदर केवल एक ही छेद होगा, मुख की तरह काम करेगा। इसका मतलब इसके अंदर इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल या अपूर्ण पाचन तंत्र जो है इसके अंदर पाया जा रहा है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। पाचन की बात करें तो पाचन जो होता है इसके अंदर बाह्य कोशिकीय या आंतर कोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन देखने को मिलता है। इसके अंदर कुछ प्राणियों के अंदर आपको कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कंकाल तंत्र भी इसके अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कंकाल भी इसके अंदर पाया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करें बेटा। आगे बात करें तो बेटा सिलेंटेट्स जो होते हैं ना, सिलेंटेट्स के अंदर दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स देखने को मिलती है। एक तो होती है बेटा पॉलिप और एक होती है मेड्यूसा। मतलब इसके शरीर में, ये इन प्राणियों में दो अवस्थाएं हमें देखने को मिलती है, एक पॉलिप और एक मेड्यूसा। कुछ प्राणी हमेशा पॉलिप में ही रहते हैं, कुछ प्राणी हमेशा मेडुसा में रहते हैं, और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो पॉलिप टू मेडुसा एंड मेडुसा टू पॉलिप परिवर्तित होते रहते हैं। तो पॉलिप क्या होती है बेटा? पॉलिप जो होती है वह एक स्थायी, मतलब मैंने कहा था ना अभी आपको कि ये मैराइन प्राणी है, समुद्री है। समुद्री के साथ साथ कुछ तो सेसाइल होते हैं, किसी जगह पर चिपके हुए स्थावर होते हैं, और कुछ जो होते हैं वह मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। यहां पर जो पॉलिप होती है वह सेसाइल होती है। ये देखो बेटा ये पॉलिप है और ये किसी सरफेस के ऊपर आपको चिपकी हुई दिखाई दे रही है। सरफेस के ऊपर क्या है? सेसाइल है। ये कैसी है बेटा? सेसाइल होती है, स्थावर होती है। किसी जगह पर क्या होती है? चिपकी हुई होती है, आधार से चिपकी। क्या कह सकता हूं मैं? आधार से चिपकी होती है, आधार से चिपकी होती है। अटैच्ड टू एनी बेस, अटैच्ड टू एनी बेस, किसी आधार से क्या होती है बेटा? चिपकी हुई होती है। यह सिलेंड्रिकल अवस्था होती है। यह कैसी होती है बेटा? बेलनाकार। आपको दिख रही है ना, बेलन के रूप में दिखाई दे रही है, बेलनाकार होती है। ठीक है, यह स्थावर और बेलनाकार आकार की हो सकती है। एग्जाम्पल की बात करें, एक तो है हाइड्रा और एक है एडमसिया। हाइड्रा और एडमसिया इसका एग्जाम्पल है। मेडुसा की बात करें, मेडुसा जो होती है बेटा आपको अम्ब्रेला के रूप में दिखाई दे रही है। कैसी है? छतरी के आकार की होती है और फ्री स्विमिंग होती है, किसी आधार से चिपकी हुई नहीं होती है, फ्री स्विमिंग होती है, अम्ब्रेला से होती है। जबकि ये कैसी होती है? स्थावर होती है, सेसाइल होती है, और साथ में ही सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल एंड सेसाइल, ये कैसी है? अम्ब्रेला एंड फ्री स्विमिंग। इसका एग्जांपल है ऑरेलिया। ऑरेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जेली फिश बोलते हैं। यहां पे ध्यान रखना, इसके नाम के पीछे फिश आ रहा है लेकिन फिश नहीं है। ये इसको क्या बोलते हैं? ऑरेलिया को हम लोग जेली फिश, ऑरेलिया को क्या बोलते हैं? जेली फिश बोलते हैं। ऑरेलिया एक मेडुसा का एग्जाम्पल है। आगे देखो बेटा, मेटाजेनेसिस से क्या होता है? मेटाजेनेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटाजेनेसिस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समयकांतरण या पीढ़ी एकांतरण।
बेटा क्या होता है, पॉलिप जो होती है, पॉलिप अवस्था जो होती है, पॉलिप, पॉलिप के बारे में अभी हमने पढ़ा। पॉलिप कैसी होती है, एक तो क्या सर आप लोग ने बताया, एक तो होती है सेसाइल, दूसरी चीज क्या बताई, सेसाइल के साथ साथ यह कैसी होती है बेटा, सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल होती है। मेडुसा की बात करें, मेडुसा जो होती है यह आपके अम्ब्रेला शेप्ड होती है। कैसी होती है बेटा, अम्ब्रेला शेप्ड होती है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है। और मेडुसा दूसरी हम लोग बात करें, यह कैसी होती है बेटा, फ्री स्विमिंग होती है, फ्री स्विमिंग स्टेज होती है। बेटा क्या होता है, कई बार पॉलिप जो होता है वह पॉलिप मेडुसा के अंदर और मेडुसा जो है वह पॉलिप के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो पॉलिप के अंदर जब अलैंगिक जनन होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो पॉलिप मेडुसा के अंदर, और मेडुसा के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक जनन होगा, तो मेडुसा वापस किस में परिवर्तित हो जाती है, पॉलिप के अंदर परिवर्तित हो जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस कहते हैं कि निडेरियंस एग्जिस्टिंग इन बोथ फॉर्म्स एक्सिबिट मेटाजेनेसिस। मतलब पीढ़ी एकांतरण क्या होता है कि पॉलिप का, भले यहां पर लिख लो, आप लोग इससे नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो बेटा, पॉलिप जो होता है, पॉलिप मेडुसा के अंदर, और मेडुसा जो है वापस पॉलिप के अंदर परिवर्तित हो जाता है। बस ये आप लोगों को ध्यान रखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग, एक मिनट, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मेटाजेनेसिस। किसके द्वारा, पॉलिप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेडुसा के अंदर, और मेडुसा जो है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पॉलिप के अंदर वापस परिवर्तित हो जाता है। और देखो बेटा, पॉलिप जो होता है, सब चीज एक ही चार्ट में बना देता हूं। पॉलिप जो होता है वह होता है आपके सेसाइल। कैसा होता है, सेसाइल होता है। पॉलिप जो होता है वह होता है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, ठीक है। और मेडुसा जो होता है वह होता है अम्ब्रेला शेप्ड, अम्ब्रेला शेप्ड। और कैसा होता है, फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल है बेटा ओरेलिया, ओरेलिया, या जिसको हम लोग बोलते हैं जेली फिश। क्या बोलते हैं, जेली फिश। इसका एग्जाम्पल की बात करें बेटा, इसके एग्जाम्पल एक तो है बेटा हाइड्रा और दूसरा है बेटा एडमसिया, एडमसिया, ठीक है। और मेटाजेनेसिस का एग्जाम्पल जो है, मेटाजेनेसिस का एग्जाम्पल, एक मिनट, ओबेलिया। मेटाजेनेसिस का क्या है बेटा, ओबेलिया। बस ये चार्ट आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको आप लोग ध्यान रखिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एग्जाम्पल्स देखते हैं सिलेंट्रेटा के। तो बेटा पहला एग्जाम्पल है फाइसेलिया। क्या है बेटा, फाइसेलिया, जिसको हम लोग पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, पुर्तगाल युद्ध सैनिक भी बोलते हैं। पुर्तगाल युद्ध सैनिक क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग पुर्तगाल युद्ध सैनिक बोलते हैं, पुर्तगाल युद्ध सैनिक बोलते हैं। ऐसा दिखता है ये बेटा, बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना, पुर्तगाल युद्ध सैनिक के रूप में दिखाई देता है। एडमसिया, एडमसिया को बेटा सी एनिमोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुद्री एनिमोन, समुद्री एनिमोन, ठीक है, समुद्री एनिमोन बोलते हैं। पेनेटुला, इसको हम लोग बेटा समुद्री पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनेटुला, सी पेन, समुद्री पेन बोलते हैं। गॉर्गोनिया, इसको हम लोग समुद्री पंखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुद्री पंखा, गॉर्गोनिया। और मेडरीना, इसको हम लोग ब्रेन कोरल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, ब्रेन कोरल, मेंड्रीना, मेंड्रीना, मियंड्रीना, मियंड्रीना बोलते हैं। ये आपको एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। फाइसेलिया, फाइसेलिया को बोलते हैं हम लोग पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। एडमसिया, एडमसिया को सी एनिमोन बोलते हैं। पेनेटुला, सी पेन। गॉर्गोनिया, सी पेन। मियंड्रीना, ब्रेन कोरल। ये बेटा एनसीईआरटी ने जो आपको डायग्राम दे रखे हैं। देखो बेटा, हमने कहा ना, एक होती है पॉलिप, एक होती है मेडुसा। पॉलिप जो होती है वह अम्ब्रेला, सॉरी सिलेंड्रिकल होती है। ये आपको पॉलिप है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है ना। एडमसिया इसका एग्जांपल है। ये अम्ब्रेला शेप दिख रही है, ये देखो ना, ये क्या है बेटा, अम्ब्रेला शेप्ड है। ये आपको कैसी है बेटा, अम्ब्रेला शेप्ड दिखाई दे रही है। अम्ब्रेला जो होता है ना, अम्ब्रेला छतरी, अम्ब्रेला शेप है, ठीक है।
ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये सिलेंड्रिकल शेप है। ये कैसा है बेटा, बेलनाकार है। ये कैसी है, बेलनाकार। और ये कैसा है बेटा, छतरी आकार, छतरीकार, ठीक है, छतरी आकार का है। यह बेलनाकार होता है। और ये कैसा होता है बेटा, यह होता है सेसाइल, स्थावर होता है। सर आप कहोगे सर बार बार इसको इंपोर्टेंट क्यों कह रहे हो, क्योंकि बेटा यही इंपोर्टेंट है। और यह कैसा होता है बेटा, यह जो होता है वह फ्री स्विमिंग होता है, मुक्त प्लावी होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपको ये जो है आपको एडमसिया और हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है। हाइड्रा एंड एडमसिया, ये जो है आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है ओरेलिया, जिसको हम लोग जेलीफिश या जेलीफिश भी कहते हैं। तो ये बेटा आपके सिलेंट्रेट भी कंप्लीट हो गए। सिलेंट्रेटा के बाद हम लोग बात करें तीसरा जो फाइलम है, बहुत छोटा सा फाइलम है, जिसको हम लोग बोलते हैं टिनोफोरा। क्या बोलते हैं, टिनोफोरा, सी साइलेंट है बेटा, ध्यान रखना। टिनोफोरा या सामान्य नाम ही टिनोफोरा ही है। टिनोफोरा को एनिमल्स की बात करें, संग टिनोफोरा, इनको हम लोग समुद्री अखरोट या कॉम्ब जेली कहते हैं। सामान्य नाम कॉम्ब जेली या समुद्री अखरोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टिनोफोरा, समुद्री अखरोट। अखरोट देखा है बेटा, अखरोट के ऊपर क्या होती है, लाइनें बनी हुई होती है। तो इनके शरीर के ऊपर भी लाइनें होती है। समुद्री अखरोट या इसको बोलते हैं कॉम्ब जेली। क्या बोलते हैं, कॉम्ब जेली। सी वॉलनट और कॉम्ब जेली, सी वॉलनट या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कॉम्ब जेली। बिल्कुल एनसीईआरटी। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग सी वॉलनट या कॉम्ब जेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुद्री अखरोट या कॉम्ब जेली नाम से जाना जाता है। किसको, टिनोफोरा को। यह एक्सक्लूसिवली मैराइन है, सभी जो है समुद्री होते हैं। पोरिफेरा समुद्री थे, सिलेंटेटा समुद्री थे, टिनोफोरा भी कैसे हैं बेटा, समुद्री है। पोरिफेरा के अंदर कोई सिमेट्री नहीं थी, सिलेंटेटा के अंदर रेडियल सिमेट्री थी। तो इनके अंदर भी कैसी होती है बेटा, रेडियल या अरीय सममिति पाई जाती है। क्या होती है अरीय सममिति, मतलब केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली एक से अधिक रेखाएं होती है, जिसके द्वारा इनका शरीर दो बराबर और एक समान भागों में बटा होता है। इससे पहले वाले भी डिप्लोब्लास्टिक थे, द्विकोरकी थे। ये भी कैसे हैं बेटा, द्विकोरकी होते हैं। इससे पहले वाले के अंदर उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन देखने को मिल रहा था, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा था। इसके अंदर भी टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ध्यान से देखना बेटा, इसकी बॉडी के ऊपर 8 जो होती है रॉ होती है सिलेटेड कॉम्ब जेली की। आप इसका एक डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। चलो यहां पर भी दिख रहा है कि आपको ये जो है ना, ये इस प्रकार की लाइनें दिखाई दे रही है। ये जो लाइनें है ना, ये लाइनें, या इसके अंदर आप लोग देखो तो आपको ये लाइनें दिखाई दे रही है, 3 4 5 6 7 8। ये 8 जो होते हैं कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट होती है, 8 जो होती हैं कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट होती है। ठीक है, वही है इसका इंपोर्टेंट कैरेक्टर। ठीक है, बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रॉज ऑफ सिलेटेड कॉम्ब प्लेट्स। बॉडी के ऊपर 8 पक्षमाभी कंकत पट्टिकाएं पाई जाती है। 8 बाह्य पक्षमाभी कंकत पट्टिकाएं, पक्षमाभी इंपोर्टेंट है। पक्षमाभ की जगह वहां पे कुछ और वर्ड लिख लेगा। 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। क्या है बेटा, 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट जो होते हैं इनके ऊपर प्रेजेंट होती है। क्या काम है, यह जो है लोकोमोशन के अंदर शरीर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में यह जो है वह सहायता करता है। दूसरी इंपोर्टेंट चीज, इनके अंदर बायोल्यूमिनिसेंस पाया जाता है। इसको हम लोग लिखेंगे जैव संदीप्ति या बायोल्यूमिनिसेंस। क्या है, बायोल्यूमिनिसेंस। देखिएगा बेटा, इसको पॉइंट को लिखिएगा, जैव संदीप्ति, बायोल्यूमिनिसेंस। जैव संदीप्ति,
जैव संदीप्ति। बेटा आपने देखा होगा कुछ प्राणी जो होते हैं रात के अंधेरे में चमकते हैं। मतलब क्यों चमकेंगे? क्योंकि उनके द्वारा शरीर से प्रकाश ऊर्जा जो है वह प्रकाश जो है वह कह सकते हैं कि स्रावित होता है, या जो एनसीईआरटी वर्ड लिख रही है कि शरीर के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित होता है। मतलब लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस। लिखिएगा, लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल is called as bioluminescence। प्राणी शरीर द्वारा प्राणी शरीर द्वारा प्रकाश को उत्सर्जित करने की क्रिया जैव संदीप्ति कहलाती है। संदीप्ति कहलाती है। इस गुण के कारण ये प्राणी रात के अंधेरे में चमकते हैं। मतलब रात के अंधेरे में ये प्राणी क्या होते हैं बेटा? चमकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बायोल्यूमिनेसेंस जो है वह टिनोफोरा संघ के प्राणियों का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, बाह्य कोशिकीय या अंत कोशिकीय प्रकार का पाचन जो है इनके अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है? ये हो गया। ये देखो बेटा अगली चीज, ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? द्विलिंगी प्राणी है। मतलब नर और मादा जो है एक ही, नर और मादा जननांग एक ही प्राणी शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस हमने देख लिया। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये हो गया। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय असेक्सुअल मेथड, इनके अंदर केवल अलैंगिक जनन जो है वह पाया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? बाह्य निषेचन। निषेचन जो होता है आउटसाइड बॉडी होगा, आउटसाइड बॉडी होता है, शरीर के बाहर होता है। बाह्य निषेचन का मतलब क्या होता है? निषेचन क्रिया शरीर के बाहर होती है। शरीर के क्या है भाई? शरीर के क्या होती है बेटा? बाहर होती है। अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है बेटा? एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा लार्वा, और लार्वा आगे चलकर क्या बनाएगा? एडल्ट। लार्वा का कोई नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, एनसीईआरटी में नहीं है, क्यों बताया जाए? ठीक है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। एक तो दे रखा है प्लूरोब्रेंकिया जो ये है, और एक दे रखा है टिनोप्लाना। प्लूरोब्रेंकिया एंड टिनोप्लाना, ये बेटा देखो बहुत ही शानदार। इट इज एग्जाम्पल ऑफ टिनोफोरा। प्लूरोब्रेंकिया क्या बोलते हैं इसको? प्लूरोब्रेंकिया। प्लूरोब्रेंकिया, ब्रेकिया, ब्रेंकिया नहीं होता, ब्रेकिया। प्लूरोब्रेकिया, प्लूरोब्रेकिया किसका एग्जाम्पल है? ब्रेकिया। ये एग्जाम्पल है आपके टिनोफोरा का। ठीक है, 8 कॉम्ब जेली प्लेट्स जो है, कॉम्ब जेली भी बोलते हैं इसको, या वॉलनट भी बोलते हैं। तो बेटा आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट इसके बाद जो है हम लोग इससे अगला जो फाइलम जो है पोरिफेरा हो गया, पोरिफेरा के बाद सिलेंट्रेटा कर दिया, सिलेंट्रेटा के बाद टिनोफोरा बोल दिया। अगले जो 2 फाइलम जो है हम लोग साथ में ले लेंगे, अगेन प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड उसके बाद एस्के हेल्मिन्थीज कोशिश करेंगे। एनिलिडा भी हो गया तो उसको भी साथ में ले लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अच्छा इसको सेव करना है क्या सर? भूल जाओगे। 3rd क्लास होगी आई थिंक एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम की यह 3rd क्लास है, बिल्कुल सही बात है, 3rd क्लास है सर।
एनिमल किंगडम की, यह आपके ओके मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक थैंक यू वेरी मच।